गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में और आगे अभी हम पढ़ना है उठो धरा के अमर सपूतों। उनके कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। साहित्य प्रकार है संघ काव्य। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता आगरा में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह और अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्व से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया गया है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमन में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, डाल डाल पर बैठे विहक कुछ नए स्वरों में गाते, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग के नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही है इधर, वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही है सुनहरी नई काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पे आज़ादी के बाद आज गुलामी की रात हट चुकी है, नई सुबह है। तो जिस तरह से नया पुष्प खिला है, आज नई उमंग जागी है कि हम आज़ाद हो गए हैं, तो इसीलिए हमारे देश के वीर सपूतों को, नवयुवकों को कहा है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। अब हमें नया निर्माण करना है, हमारा देश का डेवलपमेंट करना है। हे भारत के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस्य की नींद से जागकर देश का नव निर्माण की ओर लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह, आनंद, उमंग लेकर नए प्राणों का संचार करना है। जो हमारे सुमन माने पुष्प बरसों से मुरझाए हुए थे, आज उसमें नई किरणें, नई नई मुस्कान भरो कि जो चेहरे मुरझा गए हैं उसमें हंसी लाओ, क्योंकि आज आज़ादी हमें मिल गई है।
तो हर किसी के मुख पर खुशी होनी चाहिए। डाल डाल पर आज़ादी की नई सुबह में नई चर्चा हो रही है, नए विचार की किरणें दौड़ रही है। सब अपने जीवन में नया प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों के मन में नई उमंगे, नई तरंगे, नए हौसले की लहर उठ रही है। सबके मन में नई आशा है कि हमारे देश का डेवलपमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, ऐसी आशाएं हैं। आज देशवासियों खुलकर सांस ले रहे हैं, क्योंकि अब तक वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हे देश के सपूते, तुम्हें युग युग के मुरझाए फूलों पर नई मुस्कान लानी है। हर मुरझाए चेहरों पर मुस्कान लानी है, क्योंकि तुम इस देश के नवयुवक हो और नवयुवक का काम है हमारे देश का डेवलपमेंट करना। डाल डाल पर बैठे विहंग कुछ नए स्वरों में गाते, गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, उठर धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। आज़ादी की इस सुबह में, आज़ादी की इस सुबह में पक्षी भी आज आज़ाद हो गए हैं और माने कुछ नए राग में आज वो भी गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो भी खुश हो गए, आनंदित हो गए हैं कि अब हमें किसी के गुलामी में नहीं रहना है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी आज नवीनता है। वे भी जैसे खुशी की कोई नया गीत गा रहे हैं। बागों में भंवरे जैसे गुंजर करते हैं हुए मस्ती से मंडराते हैं। हे देश के वीर सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। माने कि जो आज़ादी की खुशी है उसमें नए गाने हमें गाने हैं, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है। किस प्रकार से करना है वो हमें देखना है। कली कली खिल रही है इधर, वो फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही है सुनहरी काया रे। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो उद्यान में भी मानो कि हम आज़ाद हो गए हैं। ऐसे हर फूलों पर नई कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल आज मुस्कुराया हुआ हो, ऐसा लग रहा है। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया हो। हे देश के सपूतों, अपने मंगलमयी वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करो। आज मानो कि जो भारत माता है उसका पूरा स्वरूप आज चेंज हो रहा है, क्योंकि आज तक हम गुलाम थे। आज वो गुलामी की रात बीत चुकी है, हम आज़ाद हो गए। इसीलिए आज हर कोई स्वतंत्र है, किसी पर किसी का जुल्म नहीं हो रहा है, सब आज़ादी से घूम रहे हैं। तो यहाँ पे धरती माँ की आज सुनहरी काया है, काया पलट हो रही है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। कवि देश के बालकों से कहते हैं, हमारे देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है, वो शुभ संपत्ति तुम्हारी है, क्योंकि ज्ञान लेना हर किसी के हिस्से के अधिकार है। तो कहते हैं कि यह देश सरस्वती का पावन मंदिर है, यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी संपत्ति है और तुमसे हर एक प्रत्येक बालक को विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है।
तुम्हें यहाँ ज्ञान और सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है, क्योंकि तब तक तो अंग्रेज के बच्चों को ही पढ़ना अलाउड था। गरीबों भारतीयों में जो अमीर थे और अंग्रेजों के साथ थे उसके बच्चे को पढ़ाया जाता था। लेकिन आज हम आज़ाद हो गए थे, इसीलिए हम पुरखों से हमारी पढ़ाई तो चलती आती है, आश्रम व्यवस्था से चलती आ रही है। तो आज फिर से ये भारत माता का को सरस्वती का मंदिर बताया गया है कि वो एक विद्या का दान देने वाली। तो हमारे देश में हर किसी को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। तो हम वो ज्ञान प्राप्त करके हमारे अंदर रहे ज्ञान को हम उजागर करें और उसकी रक्षा करें, ताकि हम नवयुग के आह्वान कर सके, ताकि हम नवयुग का आह्वान कर सकें। और इसीलिए हमें सब प्रकार के ज्ञान हासिल करके हमारे देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। तो यहाँ पे जो नवयुवक है उसके बारे में हमें यहाँ पे कहा गया है, और कहा गया है कि हमारे देश में जो नवयुवक है उसे डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई है। कवि ने काल को नया क्यों कहा है? कवि ने प्रातःकाल को नया क्यों कहा है? किनके अंदर नई उमंगे और तरंगे लानी है। कवि ने किसे शुभ संपत्ति कही है? तो यह काव्य में आज़ादी के बाद हम आज़ादी ले चुके हैं, उसके बाद हमारे देश का डेवलपमेंट किस प्रकार से करना है वो नवयुवक को कहा गया है। चैप्टर नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। डॉक्टर अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता? हर कोई व्यक्ति
डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानते ही हैं। सवाल सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इनके लेखक नहीं है। साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम बताइए। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम बताइए। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव था। इस पाठ में बच्चों ने उन्हें विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उन्हें उत्तर दिए हैं। डॉक्टर कलाम जो थे वो मिसाइल मैन जाने जाते थे, नाम से जाने जाते थे। उनको बच्चे बहुत पसंद थे। जब कभी वो किसी भी शहर में जाते तो अवश्य बच्चों से मुलाकात करते और बड़े सहज भाव से उनके उत्तर वो देते थे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं जिसका बड़े सरल स्वभाव से डॉक्टर कलाम ने उनके आंसर दिए हुए हैं। आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर की बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिया। वो ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। तो पहला क्वेश्चन 3rd स्टैंडर्ड से पूछा गया चेन्नई से कि आपको आपकी बचपन की कोई यादगार घटना
आप हमें सुनाइए। डॉक्टर कलाम ने बताया कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब उनके शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो सिखा रहे थे कि पक्षी किस तरह से उड़ रहे हैं। तो वो प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए वो रामेश्वरम के तट पर सभी बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि यह घटना मेरे मन मस्तिष्क में बैठ गई और तब से मुझे विज्ञान में पढ़ने का शौक ज़्यादा हो गया। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा मैंने अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई है। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी अभ्यास के रूप में अपनी मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता के साथ ही में कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा नितांत आवश्यक है। तो अब्दुल कलाम कहते हैं 5 स्टैंडर्ड का बच्चा पूछ रहा है कि बचपन में हमें किस भाषा में पढ़ाई करनी चाहिए। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने सेकेंडरी तक अपनी पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की थी। कॉलेज और उसके बाद की पढ़ाई मैंने अंग्रेजी माध्यम में की थी, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, अच्छी तरह से अपने विचार प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम यह भी कहते हैं कि पूरे विश्व में कांटेक्ट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी भाषा आनी चाहिए, जिससे हम कहीं पे भी जाइए तो हमें उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? फिर से स्टैंडर्ड 5 का एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि हमें आपकी तरह बनना है, मिसाइल मैन बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो हमें क्या करना होगा? जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तब भी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह ज़रूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि सबसे पहले एक गोल निश्चय करो। अगर यदि आपका गोल निश्चय होगा तभी आप उस पर चल सकेंगे। उस गोल को हासिल करने में कई सारी बाधाएं, समस्या आन पड़ेगी, तो उस समस्याओं का सामना करने की भी ताकत आप में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होगी तो आप अपना गोल अवश्य ही हासिल कर पाओगे। इसके लिए ट्राई एंड ट्राई आपको ट्राई करनी होगी। शायद पहली बार में आप असफल रहो, दूसरी बार में असफल रहो, तो तीसरी बार में सफल ज़रूर होगे। और उसके लिए कड़ा परिश्रम
करना पड़ेगा। परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी आपके गोल को हासिल करने के लिए। जो समस्याएं आती है हमारे सामने उसको भी हमें हराना होगा, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे। और समस्याओं से डर कर हमें बैठ नहीं जाना है, हमारे ज्ञान को हमें आगे ही आगे बढ़ाना ही होगा। जब हमारा गोल निश्चय हो जाएगा तभी हमें पता चलेगा कि हमें किस तरफ आगे बढ़ना है और हमें उस गोल पर डटे रहना है। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परावर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि फिर से स्टैंडर्ड 7 में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आज सबसे बड़ी चुनौती का सामना हमें किस प्रकार करना पड़ता है। तो ये पहले की बात होगी। तब हमारे सामने एक मिशन रखा गया था कि 2020 जब आएगा तब भारत एक विकसित देश के रूप में सभी के सामने होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करना और 1 अरब लोग के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सबसे बड़ी मुश्किल हमें यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। हर्ष चाड़क, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस। स्टैंडर्ड 7 का ही एक बच्चा पूछ रहा है कि आपकी दृष्टि में पॉइंट ऑफ व्यू साहस किसे कहते हैं? तो अब्दुल कलाम कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना जो मुसीबत पे लोग हैं उनकी सेवा करना या उनको मुसीबत से के आफत से बाहर लाना, यही सबसे बड़ा साहस है। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस किसे
कहते हैं। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में साहस किसे कहते हैं? प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत का गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो प्रश्न करता है कि मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो यहाँ पे अब्दुल कलाम कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, भारत से बाहर रहता है लेकिन वो भारत से जुड़ा हुआ है, अपनी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, वही उसके लिए गर्व की बात है। वो कहते हैं कि आप तो और अच्छी तरह से अपनी संस्कृति के साथ जुड़ सकते हैं, अपने देश के साथ जुड़ सकते हैं कि आपको पता है कि आप देश से बाहर रहते हैं तो हमारे देश की संस्कृति क्या है, हमारे देश के ख्याल क्या है, वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और आप इसी पर चलेंगे तो आपको कहीं पे भी हो, आपको अपने देश के लिए गौरव ही फील होगा। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वो कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? एक बच्चा यह पूछता है कि आपसे जो कोई मिलता है वो आपको कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा, लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि मुझे कलाकार बनना है, मुझे सैनिक बनना है, कि मुझे मजदूर बनना है। मैं ऐसे ही परिवार से आता हूँ, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप का दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मजदूर है, जो किसान है, जो शिल्पीकार है, वो सारे लोग हमारे देश का अभिन्न अंग है, क्योंकि यदि किसान ही नहीं होंगे तो हमारे देश में खेती कहाँ से होगी? हर कोई यही सोचेगा मैं वैज्ञानिक, डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा, तो किसान कौन बनेगा? हमारे लिए अनाज कौन लाएगा? हम फल फलादी जो खा रहे हैं वो कौन लाएगा? जो हमारे घर में कारपेंटर होते हैं, जो हमारे घर का फर्नीचर बनाते हैं, ऑफिस का फर्नीचर बनाते हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो लोग कोई नहीं होंगे तो ये कैसे बन पाएगा? यदि आप इंजीनियर और डॉक्टर बन गए, बाद में उसको आपको बोला जाएगा कि आप बिल्डिंग के निर्माण का कार्य मजदूर के रूप में करो, तो आप करोगे? नहीं करोगे ना। तो यहाँ पे भी अब्दुल कलाम ने कहा है कि अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं का समान रूप से दरकार है, मानने की मान सम्मान है। मैंने पहले ही कह दिया कि यदि
ये लोग नहीं होंगे तो हमारे बाहों टूट जाएंगे। कि यदि आप इंजीनियर बन गए तो आप साइड का प्लान बना सकते हो, लेकिन किस प्रकार से मजदूर लोग काम करते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम ने कहा है कि ये सारे जो लोग हैं वो सारे लोग हमारे लिए, हमारे देश के लिए समान रूप से सम्माननीय है। लेकिन आपको यही करना होगा, यदि आप मजदूर हैं तो आप में खूब उन्नति करनी होगी। ऐसा नहीं है कि कई सारे मजदूर की भी वैल्यूज़ होती है कि यहाँ पे ये मजदूर आएगा, ये किसान आएगा या ये कलाकार आएगा तो उसका मान सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने काम के लिए प्रसिद्ध हुए हैं, उसका कार्य इतना अच्छा होता है कि उसके लिए वो प्रसिद्ध हुए हैं। तो यहाँ पे भी अब्दुल कलाम ने कहा है कि आपको अपने कार्य में प्रसिद्ध होना है। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, परंतु निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवा को बेरोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ करवाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संख्याओं में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार प्रचुर अवसर पैदा होंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न करता है कि आप कहते हो कि 2020 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो क्या वो बेरोजगारी इसे संभव होने देंगी? तो यहाँ पे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या को रोकने को अचूक औषधि कहा है, क्योंकि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें ज्ञात होता है कि हमें जनसंख्या वृद्धि नहीं करनी चाहिए, 5-5, 6-6 बच्चे नहीं करनी चाहिए। सरकार भी ये स्लोगन देते हैं कि हम दो हमारे दो, ऐसे स्लोगन देते रहते हैं। इसमें भी जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा का अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि स्त्री शिक्षित होगी तो वो अपने आप ही समझ जाएगी और साथ पति का साथ या पिता का साथ पुरुष के समान आकर खड़ी रहेगी। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार का जो स्लोगन है उसे बल मिलता है। 2020 तक युवाओं के बेरोजगार होने के कारण न हो जाए, उसके लिए गांव में धंधे और उद्योग स्थापित करेंगे, जिस प्रकार वहाँ से ज़्यादा रोजगार प्राप्त कर सके और उन्हें ज़्यादा मौका मिले और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। ऐसे कई सारे योजनाएं बनाई जा रही हैं, ऐसा अब्दुल कलाम कह रहे हैं। तो हमने देखा कि फर्स्ट हमने देखा उठोधरा के अमर सपूतों, उसमें हमने देखा कि प्रकृति के तत्वों के साथ से यहाँ पे द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने आज़ादी की सुबह हो गई है,
गुलामी की रात बीत चुकी है और देश के नवयुवकों को नए युग का आह्वान करने के लिए कहा है। उसमें प्रकृति के अलग अलग रूप का वर्णन यहाँ पे बहुत बड़ी सुंदर रीत से किया गया है। साथ ही हमने देखा कि सपूतों को नवयुवक का आह्वान करने के लिए यहाँ पे कहा गया है कि आज़ादी हमें मिल गई है तो हमारे देश का डेवलपमेंट हमें किस प्रकार से करना है। इसके लिए आप आलस्य नींद को छोड़कर आप जाग जाओ। फिर हमने पढ़ा कि सवाल बाल मन के डॉक्टर कलाम के, उसमें भी हमने कई सारे प्रश्न देखे जिसमें अब्दुल कलाम को साइंटिस्ट बनने की इच्छा कब हुई कि जब वो 5वीं कक्षा में थे, तब उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने रामेश्वर के तट पर पक्षी किस तरह से उड़ते हैं वो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए ले जाते हैं। तब से उनको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट लग गया था। फिर मातृभाषा का महत्व हमें समझाया था कि मातृभाषा स्कूली शिक्षा में हमें मातृभाषा में पढ़नी चाहिए। आगे हमें कन्वर्जेशन के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में ही सभी लोग अपने विचार अच्छी तरह से रख सकते हैं। फिर एक बच्चे ने पूछा था कि यदि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना होगा। तभी अब्दुल कलाम ने कहा था कि जब आप होश संभालने लायक हो जाओ तब से आपके गोल, युवा अवस्था में आ जाओ तब से आपके गोल निश्चय कर लो और उस गोल के पीछे लग जाओ। चाहे कितनी भी मुश्किल या बाधाएं आए उससे डरने की ज़रूरत नहीं है और उस पर हमें कायम ही रहना है। बाधाएं को दूर करके, समस्याओं को दूर करके कड़े परिश्रम से हमें हमारे गोल तक हासिल करना है। फिर कहा है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है हमारे देश के लिए, तो कहते हैं कि 1 अरब करोड़ देश 2020 तक 1 अरब लोग के मुख पर स्माइल लाना और एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। फिर एक बच्चे ने यह भी पूछा था कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तब अब्दुल कलाम ने कहा था कि अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और को मुसीबत या आफत से बचाना, यही साहस होता है। फिर हम प्रश्न पूछा था, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तब कहा था कि आप मूलतः भारतीय से जुड़ है तो उसकी संस्कृति और हमारी संस्कृति को टिकाए रखना और उस पर गर्व करना ही आपके लिए ज़रूरी है। और आप भी एक ऐसी स्थिति में हैं जब आप मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं और यही गर्व की बात है। फिर एक बच्चे ने यह भी प्रश्न पूछा था कि जब कोई बच्चे आपसे मिलता है वो बोलता है कि मुझे इंजीनियर, डॉक्टर या वैज्ञानिक बनना है, ये कोई नहीं बोला है कि मुझे मजदूर, किसान या कलाकार बनना है। तो मैं ऐसे परिवार में से आता हूँ, तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है। तब अब्दुल कलाम ने कहा था, किसान, मजदूर और कलाकार सभी भारत के अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग होने के कारण आपका उतना ही महत्व है, लेकिन आपको आपके क्षेत्र में उन्नति, विकास करना पड़ेगा। फिर एक बच्चे ने यह प्रश्न पूछा था कि आप कहते हो कि 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, तो बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे होना संभव करेगी। तब अब्दुल कलाम ने कहा, अगर स्त्री शिक्षण यहाँ पे मिल जाएगा तो अपने आप में ही और सभी विकास को जनसंख्या में काबू लाने के लिए काफ़ी है, शिक्षा ही काफ़ी है। और तब तक के लिए हम इतने रोजगार पर्याप्त करेंगे कि कोई बेरोजगार नहीं रहेंगे। छोटे छोटे गांव में भी उद्योग और
धंधे स्थापित करेंगे जिससे वहाँ पे भी रोज़गार पर्याप्त हो सके। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, आगे का हम अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको ये होमवर्क में लिखकर भेजना है। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।